आज जो हम चर्चा करेंगे बेटा, क्या बच गया होगा अभी आप अंदाजा से बताओ, कौन सी आपकी जो बच गई है? कौन सा भाई? इंग्लिश। ये दो सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट बेटा मैं स्वयं डील करता हूं, मैथ्स और इंग्लिश। अगर बेटा हम इंग्लिश की बात करें, देखो वैसे तो हमें पता ही है 90 to 95% एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश आती ही आती है, फिर भी 5-10% एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल रेलवे का कोई एग्जाम देते हैं तो इंग्लिश नहीं आती। अगर बेटा आप ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम देते हैं, या बिहार पुलिस का एग्जाम देते हैं, तो उसमें इंग्लिश नहीं आती। लेकिन ये बताओ, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आए या ना आए, लेकिन अगर मैं सरकारी कर्मचारी बनना चाह रहा हूं तो मुझे इंग्लिश आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? इंग्लिश तो हर किसी को आनी चाहिए, एटलीस्ट दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मुझे है ना हिंदी नहीं आती। तो भाई इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाओगे तो बेटा किसका काम करोगे? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का काम का मतलब यह है पब्लिक डीलिंग। कोई भी काम है, गवर्नमेंट कर्मचारी का काम क्या होता है? पब्लिक डीलिंग का। और मैक्सिमम पब्लिक कौन सी भाषा का यूज करती है? हिंदी भाषा का। आप कह रहे हैं सर मैं तो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हूं, हिंदी मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, फिर तेरा ट्रांसलेटर अलग से लगाएगी सरकार, तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए। या हिंदी माध्यम का जो स्टूडेंट होता है वो कहता है सर मुझे इंग्लिश में दिक्कत है। अच्छा, जब मान लो आपके ऊपर से सीनियर आपको कोई सर्कुलर कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देंगे, वो किस में लिखी होगी? इंग्लिश में। वो तुझे समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो काम कैसे करेगा? यानी कि बेटा चाहे मेरे पेपर में अंग्रेजी आए या ना आए, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। और वैसे भी इंग्लिश तो बेटा आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। आप बेटा कल प्राइवेट जॉब भी करते हो, और अगर आपको इंग्लिश आती है, तो अगर हमें इंग्लिश आती है और हम प्राइवेट जॉब भी करते हैं और वहां पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंग्लिश कैन मेक योर सैलरी डबल। अंग्रेजी के दम पे आप अपनी सैलरी को डबल करवा सकते हो। अगर आपके पास स्किल भी है और कम्युनिकेशन स्किल भी है, दोनों के दोनों वर्क करेंगे तो इनहांस हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपके पास स्किल तो है लेकिन इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आप डरते डरते पूछोगे कहीं अंग्रेजी में ना पूछ ले, ये चीज ना हो जाए, तो घबराहट हो जाएगी। तो हमें दोनों भाषा का ज्ञान होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम बात करें बेटा, यहाँ पे तो हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, लेकिन हम इंग्लिश को इस प्रकार से सीखने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे पेपर में जो आता है, हम दोनों के दोनों चीजें पैरेलली सीखने की कोशिश करेंगे। अगर बेटा हम इंग्लिश की बात करें, किसी भी एग्जाम में अगर बेटा इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के 3 प्रकार से सवाल उसमें पूछे जाते हैं भाई। 3 प्रकार से इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन से? एक सेकेंड, इसको मैं जवाब दे दूंगा फिर नहीं। आई एम सॉरी मेरे भाई। डन भाई। तो यानी कि बेटा हम इंग्लिश को 3 लेवल पर सीखते हैं। 3 लेवल कौन कौन से बेटा? किसी भी भाषा को अगर आपको सीखना है तो मुझे उस भाषा की क्या आनी चाहिए?
ग्रामर आनी चाहिए, बगैर ग्रामर के तो भाषा हम सीख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। ग्रामर सीखने से काम नहीं चलेगा, ग्रामर के साथ साथ में मुझे उस भाषा की, जब तक अगर बेटा वर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी, वोकैबुलरी नहीं होगी, तो ग्रामर आती रहे लेकिन शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं बात नहीं बनेगी। यानी कि मेरी क्या होनी चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, वकैब होनी चाहिए, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। वकैब की बात करें बेटा, वकैब के क्या क्या पूछते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि होता बेटा सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है बेटा, सिनोनिम का मतलब होता है सेम इन मीनिंग, यानी कि आपको एक वर्ड दे देगा, उससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड आपसे पूछ लेगा कि जो वर्ड है इसका दूसरा मिलता जुलता सेम मीनिंग का कौन सा वर्ड होगा। एक वर्ड दे दिया और उसके बदले में 4 वर्ड दे देगा कि इससे मिलता जुलता कौन सा मीनिंग स्टेब्लिश करेगा। फिर एक पूछता बेटा क्या, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होगा भाई, अपोजिट इन मीनिंग। क्या होगा बेटा, जस्ट अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि जो आपने बात बोली है उसके जस्ट अपोजिट मीनिंग क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ठंडा का क्या हो गया, गर्म। मैडम ने बोला तेज, मतलब क्या होगा, धीमा। आई बात समझ में। कठोर मतलब नरम। तो ये क्या होगा आपका एंटोनिम, यानी कि जो आपने वर्ड बोला है उसके जस्ट अपोजिट मीनिंग चाहिए। फिर एक होता है बेटा OWS। क्या होता है OWS? OWS का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला मैंने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा भाई, आपको बेटा एक फ्रेज दे देगा, फ्रेज का मतलब होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का मतलब क्या होता है, या एक सेंटेंस दे देगा, एक फ्रेज या सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करना एक वर्ड के साथ, कि जो फ्रेज दिया है या एक सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करना, एक वर्ड से रिप्लेस करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा जहां खाना बनाया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, किचन, रसोई, हाँ है ना भाई। जहां कपड़े धुलते हैं, जहां पढ़ाया जाता है, क्लास। आई बात समझ में, वो क्या होगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समझ आया भाई। फिर एक होता है बेटा आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होगा बेटा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ध्यान देना भाई। अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं एक होता है मीनिंग, अगर मीनिंग की जब बात करते हैं, जब भी बेटा मीनिंग की बात करते हैं, तो मीनिंग मेरे भाई हमारे 2 प्रकार से निकलते हैं बेटा। कौन कौन से, एक तो होता है बेटा आपका वर्ड मीनिंग। क्या हो गया, वर्ड मीनिंग। और एक हो गया आपका इंप्लाइड मीनिंग। एक हो गया वर्ड मीनिंग और एक क्या हो गया आपका इंप्लाइड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। इंप्लाइड का मीनिंग का मतलब क्या होगा बेटा, भावार्थ। इन दोनों का मतलब बताओ। यानी कि जब भी मीनिंग की बात होती है तो मीनिंग 2 प्रकार से जनरेट होता है। एक तो का वर्ड मीनिंग, यानी कि जैसा वर्ड उसका एज इट इज मीनिंग होगा। जैसे मैंने कहा वोटर मतलब पानी, मैंने कहा होट, समझ आ रहा है, बोलते रहो साथ साथ में। होट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब, ये क्या हो गया आपका वर्ड मीनिंग। क्या हो गया, वर्ड मीनिंग। इंप्लाइड मीनिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, इंप्लाइड मीनिंग में हम वहां पे वर्ड मीनिंग नहीं, उस वर्ड के पीछे का, उस मीनिंग के पीछे का छुपा हुआ भाव देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हथेली पे सरसों नहीं उगती। क्या बोला मैंने, अब मुझे बताओ हथेली पे सरसों उगाता कौन है, हथेली पे सरसों उगाता कौन है। लेकिन यहां पे यानी कि सर ये वर्ड मीनिंग नहीं है, इसका ये कौन सा मीनिंग है, इंप्लाइड मीनिंग। मतलब इसके पीछे का छुपा हुआ भाव को मुझे समझना होता है। एक तो वर्ड मीनिंग को समझा, एक उसके पीछे हुए छुपे भाव को समझना। इसका भाव क्या होता है, हथेली पे सरसों नहीं उगती, भाव क्या होगा बताओ। अरे मैं हिंदी में पूछ रहा हूं, मैंने कुछ ऐसी बात पूछ ली, सन्नाटा सो गया। हथेली पे सरसों नहीं उगती, किस सेंस में बोलते बताओ, हम किस सेंस में बोलोगे। मतलब कि कोई भी काम है रातों रात नहीं होता, जिस काम को होने में जो टाइम लगना है वो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मान लो बेटा आज आपने एडमिशन लिया और महीने 1.5 महीने बाद आप या आपके पेरेंट्स आकर के कहें कि सर हमारे बच्चे की अब तक नौकरी क्यों नहीं लगी। क्या ये लॉजिक है, क्या ये लॉजिक है, क्यों, क्योंकि भाई महीने 1.5 महीने में तो सिलेबस भी कंप्लीट ना हो,
सिलेबस भी घूमने में, उन चीजों को भी समझने में टाइम लगता है। तो जिस काम को होने में बेटा जो प्रोसेस लगेगा वो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कोई भी काम रातों रात नहीं होता। इसका मतलब यही तो होगा, कोई भी काम रातों रात नहीं होता, ये होता है इसका इंप्लाइड मीनिंग। जैसे मैंने कहा अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया है, अब ये बता ऊंट पहाड़ के नीचे आके करेगा क्या? इसके पीछे का छुपा हुआ इंप्लाइड मीनिंग क्या है? कि जो सिचुएशन आपके लिए अनकंट्रोल्ड थी, अब वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ गई है। ऐसी सिचुएशन में तो बोलते हम अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे, हाँ ना भाई, बोलो हाँ। मैंने कहा समय जो है हर जख्म की मरहम है, समय हर जख्म को भर देता। आप समय कौन से जख्म को भरते हैं? मतलब क्या होगा भाई, समय दो, समय के साथ साथ चीजें आप भूल जाओगे, नई चीजों में आपका ध्यान आपका लग जाएगा, तो समय के साथ सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे बोलते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम इज द बेस्ट हीलर, ये होता बेटा इंप्लाइड मीनिंग। तो मीनिंग समझ में आए तो होता वर्ड मीनिंग, जैसा वर्ड उसका एज इट इज मीनिंग। लेकिन जब हम ईडियम्स और फ्रेजेस की जब बात करते हैं, इसका मीनिंग नहीं, इसके पीछे का कौन सा मीनिंग होता है? आपका इंप्लाइड मीनिंग, यानी कि इसके पीछे का मुझे छुपा हुआ भाव देखना होता है, हाँ है ना। फिर एक होता है बेटा इसमें जो पूछा जाता है कई बार, फिर पूछ लेता आपसे स्पेलिंग टेस्ट। क्या पूछता है भाई आपका? स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट के बारे में पूछ लेता है। स्पेलिंग टेस्ट में क्या करेगा बेटा? इसमें दो प्रकार से सवाल पूछता है। दो प्रकार से कैसे? इसमें एक तो आपसे पूछ लेगा कि फाइंड करेक्ट स्पेल्ट वर्ड या फाइंड इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड। फाइंड करेक्ट स्पेल्ट वर्ड यानी कि सही स्पेलिंग लिखा हुआ शब्द ढूंढे, या गलत स्पेलिंग लिखा हुआ वर्ड ढूंढे। अगर बेटा आपसे करेक्ट स्पेल्ट वर्ड पूछेगा तो इसका मतलब तीन गलत होंगे और एक सही होगा, उसे एक को टिक करना है। अगर आपसे इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड पूछेगा तो इसका मतलब क्या होगा? तीन सही होंगे और एक गलत होगा, आपने गलत वालों को चुनना है। समझ आया या नहीं आया भाई? ये होता है बेटा आपकी वोकैबुलरी। क्या क्या मैंने बताया? सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और क्या होगा आपका स्पेलिंग टेस्ट। ये सर आप पढ़ा क्या रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मैं आपको ये बता रहा हूं पेपर में आता क्या क्या है, एग्जाम का फॉर्मेट बता रहा हूं। हमें कम से कम कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले ये तो पता होना चाहिए मैंने पढ़ना क्या है। क्या क्या बताया मैंने? ग्रामर के बारे में जानकारी लेनी है, वो क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। फिर और क्या होता है बेटा आपके? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या क्या चीज पूछता है? सिनोनिम। सिनोनिम क्या होगा? सेम इन मीनिंग। एक क्या पूछेगा बेटा? एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा? जस्ट अपोजिट इन मीनिंग। फिर क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक फ्रेज या सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करने के लिए आपको एक वर्ड की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। फिर ईडियम एंड फ्रेजेस में क्या होता है? हमने वर्ड मीनिंग नहीं, कौन सा मीनिंग देखता है? इंप्लाइड मीनिंग। फिर क्या होगा? स्पेलिंग टेस्ट। समझ आया भाई? और जो फिर बेटा इसमें जो तीसरी चीज पूछता है वो होता है बेटा आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन। अगर बेटा मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूं तो जो कॉम्प्रिहेंशन एक वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंड, ये वहां से निकला है। कॉम्प्रिहेंड ये वहां से निकला है। कॉम्प्रिहेंड वर्ड से बना है क्या? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी क्या होगा? टू अंडरस्टैंड। आई बात समझ में? मतलब क्या हो भाई? मतलब समझना। टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या हो गया? समझना। मतलब आपने कुछ भी चीज रीड की, पढ़ी, पढ़ने के बाद आपने कितना उसको कॉम्प्रिहेंड किया, कितना आपने उसको अंडरस्टैंड किया, है ना भाई? इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक होती है, अंडरस्टैंडिंग स्किल चेक होती है। सर समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो? ये होता है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सर अभी भी समझ में नहीं आया? मैंने क्या बताया? कॉम्प्रिहेंड मतलब टू अंडरस्टैंड, मतलब आपने कोई भी चीज को क्या किया? रीड किया, पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपको कितना उसमें समझ में आया, कितना आपने उसको अंडरस्टैंड किया। सर फिर भी समझ में नहीं आया? कुछ नहीं होता। आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में अनसीन पैसेज तो सुने होंगे, वो तो सोल्व किए होंगे। वो क्या होते थे भाई? सर वो तो हमने देखे हैं। क्या होते थे? देखे थे? जल्दी बताओ। सर एक पैराग्राफ टाइप का होता था, हाँ है ना भाई? और ये कैसा होता था? जो आपने कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं पढ़ा, इसलिए तो आप उसको क्या बोलते थे? अनसीन। इस पैराग्राफ में कोई ना कोई, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई
इंफॉर्मेशन दी होती थी। इसी इंफॉर्मेशन के आधार फिर आपसे सवाल पूछता था, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। कैसे सोल्व करते थे इसको? पढ़ने के बाद में कितना आपने उसको अंडरस्टैंड किया? अंडरस्टैंडिंग जो करते थे, हाँ ना भाई, फिर आप इन सवालों के उत्तर देते थे। तो बेटा यही केवल नाम चेंज किया है, केवल नाम चेंज किया है। जैसे पहले किसी का नाम अगर गांव में काड़ू बोलते थे और आज उसका नाम जो भी XYZ है ना भाई, ये नाम हो गया, तो बस नाम चेंज हुआ है, चीजें वही है। यही होता था, बस यही चीजें हैं। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वहां पे हम स्कूल में एकेडमिक में किस नाम से जानते थे? अनसीन पैसेज के नाम से, और अपने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किस नाम से जानते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। समझ आया बेटा? केवल नाम चीजें चेंज हुई है, चीजें वही हैं। हम इसको क्या करते थे? इसको पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में आप इसको अंडरस्टैंड करते थे, उसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ये जो सवाल पूछता था, इस सवालों के जवाब देते थे, हाँ या ना। अब बेटा बेटे ध्यान से समझना, देखो आपके उस एकेडमिक एग्जाम में और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो मुख्य डिफरेंस क्या होते हैं? उस एकेडमिक एग्जाम में जो आज तक आप देते हुए आए हैं और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसकी आज से आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर रहे हो, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला डिफरेंस वो होता है बेटा टाइम डिफरेंस। क्या डिफरेंस? टाइम डिफरेंस। जब आप अपना एकेडमिक एग्जाम देकर के आते हो तो जर्नली आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है। जनरली 3 घंटे का एग्जाम होता है। उस 3 घंटे में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या होती है कम, 15-20 सवाल होते हैं इन जनरल। लेकिन इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम होता है, इन जनरल में बात कर रहा हूं, जनरली 1 घंटे का। कितना टाइम होता है बेटा? और उस 1 घंटे में सवाल कितने सोल्व करने होते हैं? 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। यानी कि एक सवाल के लिए आपके पास ऑन एन एवरेज 36 सेकंड का, यानी कि 36 सेकंड का टाइम होता है। यानी कि आपके पास यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई और टाइम घट गया। यानी कि हमारे यहां पे टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना है। इसलिए मैंने बताया बेटा पढ़ाई मुश्किल नहीं है। जो ये कहता है कि भाई सरकारी नौकरी की तो पढ़ाई मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपनी रूटीन को चेंज करना, जो मैंने कल बताया था। दूसरा, आपको यहां पे अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता। बच्चे कई बार आने, पेपर आता है, पेपर आने के बाद में भी जब पेपर पूरा नहीं करके आएंगे तो मामला गड़बड़ होगा। हमने कम टाइम में ज्यादा काम करना है, यानी कि हमने टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। तो हमारे टीचर ने बताया होगा कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, लेकिन यहां पे हार्ड वर्क नहीं। कैसा हार्ड वर्क? इंटेलिजेंट हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क इज की टू सक्सेस। समझ आए भाई? टाइम कम है तो कम टाइम में ज्यादा काम करना है। तो फिर हम यहां पे इसको पढ़ें, फिर यहां पे जाएं, फिर यहां पे ना समझ आए फिर जाएं, फिर यहां पे आए फिर जाएं, ऊपर नीचे ऐसे करते रहते थे। टाइम काफी कंज्यूम होता है ऐसे में, हाँ ना भाई? अब मुझे बताओ, जो आपको नंबर मिलेंगे इसमें क्या लिखा है? वो नॉलेज गेन करने के लिए करने के नंबर मिलेंगे या इस सवाल का जो आंसर को टिक करने के नंबर मिलेंगे? इसमें क्या लिखा, मुझे क्या मतलब? मुझे तो मतलब है कि इस सवाल का मैं सही उत्तर टिक कर दूं, यस और नो। तो बेटा मैं सीधा इसको नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने बताया चीजें वही होती है, बस हम तरीका चेंज करेंगे, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा होता है तो उसके अनुसार आपके टीचर ने बताया है। अब यहाँ पे टाइम कम है तो तरीका तो चेंज करना पड़ेगा, हाँ है ना बेटा? अब यहां पे बेटा हम इसको ना पढ़ करके पहले हम क्वेश्चन के और क्वेश्चन के गिवन आंसर पढ़ेंगे, ताकि हमें पहले से ही पता चल जाएगा हमसे क्या पूछा गया है और उन सवालों का क्या जवाब दिए गए। इसको तगड़ी नींद आ गई यार, पानी पिला दे यार, इसको पानी पिया जा। तुझे देख करके सच में मैं सो जाऊंगा। और जब मैं ये मानता हूं मेरी जैसे एक्टिव टीचर की क्लास में ये हाल है, और मान लो कोई इतिहास का मास्टर आपको पढ़ा रहे भाई, उसके बाद में बाबर वहां से आ रहा था तो रास्ते में उसका रथ हो गया खराब। रथ खराब हो गया तो एक गांव में रुक गया, और गांव में रुक गया तो गांव था जटा का, ठीक है? और उसमें ये चीज हुई, बकवास की चीजें, कुछ भी चीजें कर ली। तो पानी पी ले यार। अरे मैं नींद आ जाएगी, अरे मैं नींद आ जाएगी नहीं, तुझे देख करके आ जाएगी। अब ऐसा मत करना, ठीक है भाई? तो बेटा हम पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के गिवन आंसर पढ़े, यानी कि मुझे पहले से पता चल जाएगा मैंने मुझसे क्या पूछा है और उसके क्या जवाब दे रखे हैं। तो यहाँ पे तुरंत हम यहाँ पे जाएंगे, अच्छा इसका ये नहीं ये होना चाहिए, इसका ये नहीं होना चाहिए, फटाफट टिक करते आगे बढ़ जाएंगे। समझ आया नहीं? यहाँ एक तो ये डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस? टाइम डिफरेंस। दूसरा, एकेडमिक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरा क्या डिफरेंस होता है बेटा?
बेटा दूसरा जो डिफरेंस होता है, एकेडमिक एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है, लिख कर के आते हैं, लेकिन यहां पे लिखना नहीं, आपको क्या करना, टिक करना है। मतलब क्या हुआ बेटा, मान लो आपने कोई सवाल पढ़ा और सवाल पढ़ने के बाद में आपने अपना कोई ना कोई आंसर लिखा, और जब आपने आंसर लिखा, मान लो उस आंसर का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आपने सही लिख दिया और कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आपने गलत लिख दिया। मान लो कुछ हिस्सा सही लिख दिया, यानी कि कुछ रेलिवेंट हो गया और कुछ क्या हो गया, इरेलीवेंट हो गया। तो फिर जो आपको नंबर मिलते थे, तो नंबर कैसे मिलते थे, कम ज्यादा करके नंबर मिल जाते थे। मान लो 4 नंबर का 2 नंबर मिल गए, 2.5 मिल गए, 1.5 मिल गया, नंबर मिल जाते थे ना कम ज्यादा करके, है ना भाई, और यही रीजन आप पास हो जाते थे। लेकिन यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे या तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे, या तो पूरे नंबर मिलेंगे या, क्यों, क्योंकि यहां पे आपने कुछ तो लिखना ही नहीं है, यहां पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है और किसी एक को टिक करना है, वो एक ही सही होगा, और जो इसने सेट कर दिया। ये दो डिफरेंस होते हैं, मेजर डिफरेंस। आपसे पूछ ले कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एकेडमिक एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1 डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। नंबर 2 डिफरेंस, उसमें लिखना होता है, वो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। उसमें सही गलत कुछ भी लिख देंगे, कुछ सही कुछ गलत लिख दिया, वहां पे तो आपके जब मैथ्स के टीचर आपको बताते होंगे, भाई फॉर्मूला भी लिख दोगे ना नंबर मिल जाएंगे, ये बताया होगा ना मास्टरों ने कि बेटा फॉर्मूला भी लिख दोगे ना तो फिर भी कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे, और यही रीजन है कि पास हो जाते थे। लेकिन यहां पे हमने पास नहीं होना, हमने तो नौकरी लेनी है। तो नौकरी कब मिलेगी, नौकरी तो भाई टॉपर्स को देंगे। कि पास नहीं होना होता, यहां पे क्या होता है, टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। तो कट ऑफ का मतलब क्या होगा, टॉप के ऊपर ऊपर के उठा लेंगे, हाँ है ना। चलो भाई कोई दिक्कत है मेरे भाई। तो ये होता है, हमने पहले इसको पढ़ेंगे फिर यहां पे जाएंगे। यही होता है आपका क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एनी प्रॉब्लम। जो दूसरी जो चीजें होती बेटा, दूसरी इसमें चीज होती वो होता है बेटा आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, सर ये क्लोज टेस्ट क्या होता है बेटा, ये भी यही होता है, ये भी यही होता है, बस इसमें फर्क क्या होता है भाई, इसमें फर्क ये होता है, इसमें भी एक पैराग्राफ दे देगा, इसमें भी एक पैराग्राफ दे देगा, और इसी पैराग्राफ में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा, कुछ ना कुछ जानकारी होगा। तो सर इसमें इसमें फर्क क्या है, फर्क मैं भी आपको बताऊंगा। फिर आपसे यहां पे क्या करेगा, 1 2 3 4 5। सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। एक 2 3 4 और 5, अब समझ आया। यानी कि बेटा यहां पे तो आपसे सवाल पूछेगा, लेकिन यहां पे इस पैराग्राफ में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन में से कोई ना कोई वर्ड हटा देगा, और उस एक वर्ड हटाएगा, उस एक वर्ड के बदले में आपको वर्ड कितने दे देगा, 4। वर्ड कितना हटाया, 1, और उसके बदले में वर्ड कितने दे दिए, 4। आपसे पूछ लेगा ये जो वर्ड यहां से हटाया है इन चारों में से कौन सा है, ये जो वर्ड यहां से हटा इन चारों में से कौन सा है, ये जो वर्ड यहां से हटा इन चारों में से कौन सा वर्ड है। आई बात समझ में, क्लियर है बात। और ये भी कब करोगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बेटा इसको सोल्व करने के लिए आपके पास 2 नॉलेज होना अनिवार्य है। 2 नॉलेज कौन सा, हटाया क्या है वर्ड, तो आपके पास वर्ड नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड की जानकारी होनी चाहिए, है ना। दूसरा आपके पास ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। सर ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, ये समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं बेटा। अब ये बताओ, हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही होता है बेटा। हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है यही होता है। अब मान लो बेटा, ये ध्यान देना, पूरा ध्यान यहां पे, ये जो वर्ड यहां पे हटाया है भाई, ये जो वर्ड मैंने यहां से हटाया है, तो इस वर्ड से जस्ट पहले या जस्ट बाद में, जस्ट पहले या जस्ट बाद में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। भाई ये जो वर्ड लिख हटाया है मैंने, इससे जस्ट पहले या जस्ट बाद में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा नहीं लिखा होगा। मान लो जैसे कि सपोज करो बेटा ये ब्लैंक है, और इस ब्लैंक से जस्ट पहले मैंने लिख दिया आर्टिकल ए या एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल ए लिखा हो या एन लिखा हो, दोनों में से कोई भी एक लिखा होगा, दोनों तो लिखेंगे नहीं, चाहे ए लिखा हो या एन लिखा हो। मैं पूछूं भाई आर्टिकल ए या एन के बाद में क्या आता है, अच्छा दा आता है आर्टिकल ए या एन के बाद में, बताओ।
है? गड़बड़ है भाई, पढ़ के कम आए हो इसका मतलब स्कूल में। बेटा इसके बाद में हमेशा जो आता है वो आता आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि एक ऐसा नाउन जो क्या हो वहां पे सिंगुलर हो, क्योंकि सिंगुलर चीज के लिए तो ए और एन लगाते हैं। मैंने कहा अ नोटबुक, अ पेन, अ बॉय, अ गर्ल, अ हॉस्पिटल। आई बात समझ में? सिंगुलर काउंटेबल किसी सिंगल चीज के लिए तो आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, हाँ है ना भाई? यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं किसके बाद में? आर्टिकल ए या एन के बाद में, या ए या एन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जस्ट पहले मुझे क्या चाहिए? आर्टिकल ए या एन चाहिए। तो भाई ये मान लो यहां पे ये लिखे हुए हैं, तो जिस भी ऑप्शन में मेरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा होगा वो मेरा उत्तर हो जाएगा। मान लो सपोज करो एक में सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, एक में प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, एक में अनकाउंटेबल लिखा हुआ है, एक में कुछ और लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके मैं बता दूंगा नहीं बता दूंगा? हाँ है ना भाई? अरे ये तो तब होगा जब मैं पढ़ा दूंगा, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, अभी मैं जस्ट आपको एग्जाम का फॉर्मेट बता रहा हूं कि पेपर में आता क्या है और ये होता क्या है। समझ आया? पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या बीमारी होती है। हाँ है ना? हमें बीमारी का पता हो नहीं और डॉक्टर बनने चल पड़े। समझ आया भाई? आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। मैं पूरे के पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। समझ आए बेटा? तीसरी चीज फिर बेटा इसमें जो पूछता है वो पूछता है मेरे भाई जंबल्ड सेंटेंसेस। जंबल्ड सेंटेंसेस, जंबल्ड सेंटेंसेस को बेटा हम दूसरे नाम से जानते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से। जंबल्ड सेंटेंसेस को हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्या? सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से। सर ये क्या ड्रामा होता है? मैं बता रहा हूं क्या ड्रामा होता है। बेटा यहां पे ध्यान देना, एक नंबर पे एक सेंटेंस दे देगा भाई, और 6 नंबर पे एक सेंटेंस दे देगा। एक नंबर पे एक सेंटेंस दे देगा और 6 नंबर पे एक सेंटेंस दे देगा। बीच के कितने सेंटेंस गायब हो गए? 4। उन चारों सेंटेंस की वो क्या करेगा भाई? वो नंबरिंग ना डाल करके कोड बना देगा। जैसे कि सपोज कर वो डाल देगा, जैसे कर दे उसने P Q R और क्या बना दे बेटा? S। P Q R S, वो चार ये जो सेंटेंस जो हो गए, इन चारों सेंटेंस की वो नंबरिंग ना डाल करके क्या डाल देगा? कोड डाल देगा। और इस कोड को, ये जो सेंटेंस है इनको आगे पीछे करके लिख देगा। यानी कि इसको सीक्वेंस में नहीं लिखेगा, इसके बाद में ये आना, ये नहीं, ऐसे नहीं, वो आगे पीछे कर देगा। हो सकता है एक के बाद में आए, हो सकता है इसके बाद में आए, यानी कि आगे पीछे करके देगा, यानी कि मिस अरेंज करके दे देगा। इसी मिस अरेंजमेंट को आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है। क्या करना है? जब भी बेटा किसी भी वर्ड के आगे अगर आर ई शब्द लिखा हो, आर ई री, री शब्द का मतलब ही होता है दोबारा। री शब्द का मतलब भी क्या होता है? बोलना होता है। क्या बोला है? री शब्द का मतलब दोबारा। जैसे बोला री एग्जाम, दोबारा एग्जाम होगा। रीअपियर, रिपीट, जो आपने बोला दोबारा बोलो, यस और नो। यानी कि री शब्द है, री अगर वर्ड बेटा किसी भी वर्ड के आगे लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? दोबारा। यानी कि ये जो अपने अरेंजमेंट कर रखी है, इस अरेंजमेंट को क्या करो? दोबारा अरेंज करो। ये जो मिस अरेंजमेंट हो रखी है, इस मिस अरेंजमेंट के लिए फिर से बेटा आपको जरूरत पड़ती किसकी? ग्रामर की नॉलेज की। सर ग्रामर की नॉलेज की कैसे? फिर वही चीज मेरे भाई, कैसे? जैसे सपोज करो बेटा ये सेंटेंस यहां पे एंड हो रहा है, तो यहां पे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, नहीं लिखा होगा? इसके एंड में कुछ लिखा होगा और इसकी शुरुआत में, इसके एंड में, इसकी शुरुआत में, इसकी एंड में और इसकी शुरुआत में, है ना भाई? मान लो बेटा इस सेंटेंस के एंड में यहां पे लिखा क्या? वर्ब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इस सेंटेंस के एंड में क्या लिखा? वर्ब। वर्ब के बाद में क्या आता है? तो जिस भी सेंटेंस की शुरुआत में ऑब्जेक्ट लिखा होगा, क्या वो सेंटेंस इसके जस्ट बाद में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जल्दी बताओ एक बार, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस और नो? यानी कि भाई इस सेंटेंस में अगर यहां पे अगर वर्ब लिखा होता, जिस भी सेंटेंस की शुरुआत में मेरा वर्ब लिखा होगा वो इसके जस्ट बाद में आएगा, हाँ है ना? मान लो बेटा, मान लो भाई यहां पे या यहां पे बेटा क्या लिखा आपका? सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? तो जिस भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या है?
वर्ब आए तो वो इसके जस्ट, यानी कि वो सेंटेंस इसके जस्ट बाद में आएगा, ये पहले आएगा और उसके बाद में आएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत है मेरे भाई? समझ में आई? यानी कि ग्रामर की नॉलेज। दूसरा, लेकिन सर ये तो जब होगा ना, ये तो जब होगा, मान लो सेंटेंस का आधा पार्ट यहां पे दे रखा और आधा पार्ट यहां पे दे रखा हो, इनकम्प्लीट हो गई, सेंटेंस का आधा यहां पे आधा यहां पे, सेंटेंस कंप्लीट करने का ये होता है, तब वहां पे काम आता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो, फुल स्टॉप हो, तो फिर तो ये नॉलेज काम नहीं करेगी ना भाई। एक सेंटेंस दिया फुल स्टॉप, एक सेंटेंस दिया फुल स्टॉप, ये तो कब होगा? जब हम ग्रामर की मदद कब लेंगे? जब आधा पार्ट यहां पे दे रखा, आधा यहां पे दे रखा। लेकिन अपने आप में बेटा, कर ये इंडिविजुअल सेंटेंस ही दे रखे हैं, तो वहां पे तो फिर आपकी ग्रामर की नॉलेज काम करेगी नहीं। फिर वहां पे कौन सी नॉलेज काम करेगी? फिर वहां पे नॉलेज काम करेगी आपकी कॉमन सेंस, अगर आपके अंदर परमात्मा ने दे रखी है तो। है या नहीं है बताओ? कॉमन सेंस है या नहीं है? तो कॉमन सेंस कैसे मदद करेगी, जल्दी बताओ एक बार। अगर इसको सोल्व करना हो और सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो, तो फिर अगर इस प्रकार की कोई ऐसे दे रखी हो और आगे पीछे करके दे रखा हो और आपको उसको एक सीक्वेंस में लिखना, तो कैसे लिखोगे ये बताओ? अरे बताओ ना। हाँ। यानी कि बेटा, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि बेटा ये बताओ, अगर ये सेंटेंस यहां पे दे रखे हैं और सारे के सारे अलग अलग सेंटेंस हैं, तो इस सेंटेंस में भी तो कुछ ना कुछ लिख रखा होगा भाई, कोई ना कुछ जानकारी तो होगी, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ही तो होगी। आपने इस सेंटेंस को पढ़ा और पढ़ने के बाद में क्या क्या अंडरस्टैंड किया, इसलिए तीनों चीजें एक जैसी होती हैं। अरे जब ये 6 सेंटेंस हो गए तो अपने आप में पैराग्राफ ही तो बना देंगे, ये सारी चीजें एक जैसी होती है। तो बेटा यहां पे फिर क्या होगा? फिर यहां पे बेटा देखा जाता है मेरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि घटनाओं का क्रम, घटनाओं का क्रम, कि कौन सी घटना पहले घटेगी और कौन सी घटना बाद में घटी होगी, यानी कि पहले कौन सी आनी चाहिए, बाद में कौन सी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझने, अब एग्जाम्पल से हम जल्दी समझते। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, फॉर्म निकले, रिजल्ट आया, फॉर्म निकले, सिलेक्शन हुआ, एग्जाम हुआ। फिर से रिपीट करो, ध्यान देना। रिजल्ट आया, फॉर्म निकले, सिलेक्शन हुआ, एग्जाम हुआ। क्या सीक्वेंस होना चाहिए? सबसे पहले फॉर्म निकलेंगे, फिर एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, और फिर लाइकवाइज। यानी कि तो मैंने मोटा सा एग्जांपल दिया, तो लाइकवाइज बेटा इसमें भी तो कुछ ना कुछ लिखा होगा। यानी कि भाई ये देखा है, अच्छा अच्छा ये लिखा हुआ है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यार ये इससे पहले इसके बाद होना चाहिए, ये घटना तो पहले हो नहीं सकती, ये तो बाद में होगी। आई बात समझ में? तो हम वहां पे क्या देखेंगे? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि कौन सी बात पहले होगी और कौन सी बात बाद में होनी चाहिए। ये बात बता, समझ आया या नहीं आया भाई? यानी कि भाई ये 3 चीजें मैंने बताई हैं कॉम्प्रिहेंशन में। क्या क्या बेटा? एक तो हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ जो आपको एंसिन पैसेज के नाम से जानते आए हैं। दूसरी चीज मैंने क्या बताया बेटा? क्लोज टेस्ट, ये भी पैराग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ना दे करके क्या करेगा? वर्ड हटा करके दे देगा, ब्लैंक करके दे देगा, उस एक वर्ड के बदले में आपको 4 वर्ड दे देगा। उसमें से कौन सा वहां पे सेट होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज मैंने क्या बताया? जंबल्ड सेंटेंस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है ये मैंने बता दिया। कोई दिक्कत है भाई? कोई समस्या? एक बार इतना इसको लिखो, फिर आगे की कहानी हम स्टार्ट करें ग्रामर से। जल्दी लिखो।
डन मेरे भाई? क्या हो गया रपिया? हो गया बेटा? कोई दिक्कत है? ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी इंग्लिश को लेकर के आपका परसेप्शन चेंज होगा आज, ध्यान देना। मैंने क्या बताया भाई, इंग्लिश में 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। क्या बेटा आपका? ग्रामर, और एक बोलो साथ साथ में, और वोकैब में क्या बताया? सिनोनिम, एंटोनिम, ओडब्ल्यूएस, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये क्या होते हैं सर? ये मैंने बताया, एक तो होता है आपका मीनिंग और एक होता है आपका इंप्लाइड मीनिंग। एक फिर आपका क्या होता है? स्पेलिंग टेस्ट। फिर और क्या होता है बेटा? कॉम्प्रिहेंशन स्किल है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंड, ये वहां से निकला है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? टू अंडरस्टैंड, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल के ऊपर निर्भर करता है कि आपने रीडिंग किया किसी चीज को, रीडिंग करने के बाद में कितना आपने उसको अंडरस्टैंड किया। ये स्किल चेक करने के लिए एग्जामिनर आपको एक एग्जाम लेता है, एक सवाल देता है, उस प्रकार का सवाल होता है जिसको आप अपने एग्जाम में अनसीन पैसेज के नाम से जानते हुए आए। दूसरी किस तरीके से चेक करता है? क्लोज टेस्ट दे देगा। क्लोज टेस्ट में क्या होगा? इसमें भी एक पैराग्राफ दे देगा और उस पैराग्राफ में से कहीं कहीं से कोई ना कोई वर्ड आपको हटा देगा, यानी कि ब्लैंक दे देगा। उस एक वर्ड के बदले में 4 वर्ड दे देगा, उस चारों में से किस एक वर्ड को वहां पे आपको रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना है। आई बात समझ में? फिर तीसरी चीज क्या बताई? जंबल सेंटेंसेस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये क्या होते हैं सर? ये से 1 नंबर पे एक सेंटेंस दे देगा और 6 नंबर पे एक सेंटेंस दे देगा। बीच के कितने सेंटेंस हो गए? 4 सेंटेंस गायब कर देगा। गायब नहीं करके देगा, लिख के दे देगा, लेकिन उनको क्या करेगा? आगे पीछे करके लिख के दे देगा। वो जो मिस अरेंजमेंट हो रखी है, उसी मिस अरेंजमेंट को क्या करना? आपको रीअरेंज करके लिखना है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलो भाई अब बेटा जो हम अपनी मेन कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, उस कहानी का नाम क्या है? आपका ग्रामर। क्योंकि देखो बगैर ग्रामर की तो बात कर ही नहीं सकते, है ना। अगर बेटा हम ग्रामर की बात करें, क्योंकि हमने वोकैब देख ली और क्या देख लिया? अपना कॉम्प्रिहेंशन देख लिया और हमारी ग्रामर बात बच गई। ग्रामर की अगर बेटा हम बात करें, ग्रामर को बेटा हम 2 लेवल पे जाकर के सीखेंगे मेरे दोस्तों। 2 लेवल क्या हो गए भाई? देखो किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है, शुरुआत हमेशा कहां से होती है? बेसिक लेवल से, हाँ है ना बेटा। शुरुआत हमेशा कहां से होती है? बिल्कुल बेसिक से चीजें हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि केवल आप बेसिक सीखते हुए सीख लोगे। बेसिक सीखने में फीलिंग तो आएगी, लेकिन सिलेक्शन तो ना हो। सिलेक्शन तो कब होगा? जब बेसिक से आगे बढ़ करके आप कहां तक जाओगे? एडवांस तक जाओगे, हाँ है ना। यानी कि बेसिक सीखते सीखते कहां, कौन से लेवल तक पहुंचना पड़ेगा मुझे? एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा। बेसिक लेवल बोल दो, एडवांस लेवल बोल दो, बेसिक ग्रामर बोल दो या एडवांस ग्रामर बोल दो, बात एक ही है। अगर बेटा मैं एडवांस लेवल या एडवांस ग्रामर की मैं बात करता हूं, यहां पे हम क्या क्या चीजें सीखते हैं? यहां पे हम जो चीजें सीखते हैं, सबसे पहले आता है बेटा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंसिस, टाइम एंड टेंसिस। टाइम कितने होते हैं भाई? टाइम 3 होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस कितने होते हैं? हर टाइम में 4 टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 3 टाइम और हर टाइम के 4 टेंस, तो टोटल संख्या हो जाएगी कितनी मेरी? 12। तो यहां पे हम 12 के 12 टेंसेस के बारे में सीखते हैं। और टेंसेस के साथ साथ फिर बेटा हम यहां पे सीखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। किस चीज के बारे में भाई? कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस, ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? ये कंडीशनल सेंटेंसेस असल में ये इसमें एक नहीं 2 सेंटेंस होते हैं। इसमें एक नहीं मेरे 2 सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस में होती है बेटा कंडीशन, और दूसरे सेंटेंस में होते उसी कंडीशन का एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक में कंडीशन होगी और दूसरे सेंटेंस में उसी कंडीशन का एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा अगर आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? सफल होगे। मेहनत करोगे तो क्या होगा? अगर तू बोलेगा मैं झापड़ मारूंगा, कंडीशन क्या तेरा बोलना, रिजल्ट क्या होगा? अगर तू वहां जाएगी तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, कंडीशन क्या तेरा वहां जाना, रिजल्ट क्या होगा? मैं तेरे से बात नहीं करना। यानी कि बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस असल में एक नहीं, ये 2 सेंटेंस होते हैं। एक में कंडीशन होती है और दूसरे सेंटेंस में उसी कंडीशन का एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। समझ आया भाई? फिर इसके आगे जो होता है बेटा वो होता है आपका क्वेश्चन टैग्स। क्या होता है? क्वेश्चन टैग्स।
क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होता है बेटा? क्वेश्चन टैग्स क्या होंगे? इसमें सामने वाला अपने आप आंसर दे करके लेकिन लास्ट में क्वेश्चन का टैग लगा देगा। आपको अपने आप ही उत्तर दे देगा लेकिन लास्ट में उसके क्वेश्चन का टैग लगा देगा। अब ओके है मेरे भाई, डन भाई? सर समझ में नहीं आया, समझाओ ना। मैंने कहा आप विकास होना, आप विकास होना। मैंने खुद बता दिया विकास हो, लेकिन ना कहकर क्लास में मैंने जो ना लगा दिया यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाता है? ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया जाता है जो जिससे आप बात कर रहे हैं और जो आपने बात बोली है, ताकि सामने वाला आपकी बात को कंफर्म कर सके, अप्रूव कर सके। आपकी कंफर्मेशन के लिए, अप्रूवल के लिए हम लास्ट में क्वेश्चन का टैग लगा देंगे। आज गर्मी है ना, आज गर्मी है ना। कल बहुत तेज आंधी चली थी ना, बहुत तेज आंधी चली थी ना। आप कल मार्केट में गए थे ना, आप कल मार्केट में गए थे ना। मैंने देखा था, मैंने कहा मार्केट में गए थे ना। आपने कहा सर गई थी। नहीं नहीं मैं तो नहीं गई, यानी कि आपने मेरी बात को कंफर्म नहीं किया। अगर आप मेरी बात को मना कर देते तो आपने मेरी बात को, इसका मतलब कंफर्म नहीं किया, अप्रूव नहीं किया। समझ आया भाई? तो ये होता बेटा क्वेश्चन टैग्स। फिर जो दूसरी चीज बेटा इसमें सीखते हैं हम, यानी कि टाइम एंड टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस, और क्या होगा आपका क्वेश्चन टैग्स। क्या होते हैं समझ में आ गया सारी चीजें? अरे बोलो। फिर दूसरी चीज बेटा हम इसमें सीखते हैं, वो सीखते अपने वॉइसेस के बारे में। किस चीज के बारे में? वॉइसेस के बारे में। अगर बेटा वॉइस की बात करूं, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और एक क्या होता है मेरे दोस्त? पैसिव वॉइस। एक होता है भाई हमारा एक्टिव वॉइस और एक क्या होता है हमारा पैसिव वॉइस। अगर बेटा मैं एक्टिव वॉइस की बात करूं, एक्टिव वॉइस क्या होता है? अरे भाई ये जो चीजें सीखते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। फिर पैसिव क्या होता है बेटा? पैसिव में ये जो हम सीखते हैं इसी सीखी हुई चीज का, एक्टिव वॉइस का, हम पैसिव में स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। वो जो स्ट्रक्चर में जो चेंज करते हैं उसी को बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? चेंज इन स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। यानी कि हम स्ट्रक्चर में तो चेंज कर देते हैं लेकिन मीनिंग में चेंज नहीं करते। ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, एक एक्टिव का सेंटेंस है, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर को चेंज करता हूं, इसको ट्रांसफॉर्म करता हूं। मैंने कहा अखबार पढ़ा जा रहा है पिताजी के द्वारा। अखबार पढ़ा जा रहा है पिताजी के द्वारा। तो इसमें क्या हो गया भाई? स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, लेकिन क्या मीनिंग में चेंज आया? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ा जा रहा है पिताजी के द्वारा। क्या दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है या अलग अलग है? लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। यही होता है बेटा हम पैसिव में सीखते हैं, यानी कि हम स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं लेकिन मीनिंग में चेंज नहीं करते। फिर जो तीसरी चीज मेरे दोस्त इसमें सीखते हैं, वो सीखते किस चीज के बारे में? नरेशन के बारे में, जिसको आप डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से आप जानते हुए आए। अरे पहले ये बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपने कभी ना कभी किसी क्लास में पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अब भूल गए हैं, कम आता है, याद नहीं, उसको छोड़ दो। लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या कभी ना कभी किसी क्लास में पढ़ा नहीं पढ़ा है? अरे मैं वही तो कल बता रहा था, वो याद बता रहा हूं। अरे चीजें वही हैं जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी हैं, लेकिन बस उन चीजों को हमने गहराई में उतर करके पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। हाँ है ना? 10th क्लास तक का सिलेबस है, इसलिए सरकारी नौकरी लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपना पेशेंस, धैर्य और डेडिकेशन, जिद और डिसिप्लिन मेंटेन रखना। अगर ये तीनों चीजें मेंटेन कर ली तो नौकरी ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये तीनों चीजें नहीं है तो नौकरी लग जाए ऐसा हो नहीं सकता। दोनों चीजें हैं। अगर ये तीन चीज नहीं है तो नौकरी लग जाए ऐसा हो नहीं सकता, और ये तीन चीज हैं तो नौकरी ना लगे ऐसा नहीं हो सकता। समझ आया भाई?
क्लियर है चीजें? अब यहां पे आ जाओ, क्या नाम दिया बेटा अपना? बेसिक लेवल। बेटा इसको बेसिक लेवल बोल दो, ऐसी चीज को आप बोल सकते हैं फंक्शनल लेवल। क्या बोल सकते हैं बेटा? फंक्शनल लेवल या फंक्शनल ग्रामर। बेसिक ग्रामर या फंक्शनल ग्रामर, बेसिक लेवल या फंक्शनल लेवल। बेटा जो फंक्शनल है, एक वर्ड होता है फंक्शन, ये वहां से निकला है। फंक्शन शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? फंक्शन शब्द का मतलब होता है यूज। क्या होता है? यानी कि हम यहां पे फंक्शन सीखते हैं, यूज सीखते हैं। सर फंक्शन सीखते हैं, यूज सीखते हैं, किसका? बेटा फंक्शन सीखते हैं, यूज सीखते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के। जो हमारे स्पीच के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ? नाउन सुना है? एक क्या होता है बेटा? प्रोनाउन सुना है? एक क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव सुना है? इसको एडजेक्टिव मत बोलना, एडजेक्टिव। एक होता है बेटा आपका क्या? वर्ब। एक क्या होता है बेटा आपका? एडवर्ब। एक होता है बेटा क्या आपका? कंजंक्शन। एक क्या होता है बेटा आपका? प्रेपोजिशन। एक क्या होता है बेटा आपका? इंटरजेक्शन। ये हमारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जोर से बोलो एक बार। इंटरजेक्शन आई बात समझ में? ये हमारे होते क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम क्या सीखेंगे? फंक्शन या यूज। स्पीच का मतलब क्या होता है बेटा? स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस। स्पीच का मतलब क्या होता है? सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बेटा क्या होता है? सर सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो है इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीच या सेंटेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? इसी स्पीच के ये जो अलग अलग पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिया, ये सारे के सारे पार्ट्स इन्हीं में से होते हैं। अगर बेटा मैं बात करूं किसकी भाई? सर अगर हम बात करें किसकी? सब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट होता है बेटा या तो नाउन होगा या क्या होगा? या तो नाउन होगा या क्या होगा बेटा? मेरा प्रोनाउन होगा। यानी कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन क्या होगा? फिर सब्जेक्ट बनना। यानी कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन यूज, नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन सेंटेंस में यूज क्या होता है? सब्जेक्ट बनना। हाँ है ना? उसी प्रकार से बेटा अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऑब्जेक्ट भी बेटा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यानी कि नाउन या प्रोनाउन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और नाउन या प्रोनाउन इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। सर हम पहचाने कैसे? हमने पता कैसे चलेगा? बेटा ध्यान देना, अगर मुझे व्हाट से या हु से जवाब मिल रहा है तो क्या होगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगर बेटा मुझे व्हाट से या हुम से जवाब मिल रहा है तो सेंटेंस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। व्हाट से हु से जवाब मिला तो क्या होगा? सब्जेक्ट। और व्हाट से हुम से जवाब मिला तो क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्ट। सर व्हाट यहां भी और व्हाट है यहां भी, व्हाट तो दोनों जगह है। अब ध्यान देना भाई, मुझे व्हाट से जवाब मिला लेकिन वर्ब से पहले लिखा तो क्या होगा? सब्जेक्ट। व्हाट से जवाब मिला वर्ब से पहले लिखा तो क्या होगा? सब्जेक्ट। अगर वर्ब से जवाब मिला लेकिन वर्ब के बाद लिखा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अगर बेटा मैं वर्ब की बात करता हूं, वर्ब भी मेरी दो होती है भाई। कौन कौन सी? एक होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होती है आपकी? मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब होती है कि मेन वर्ब होती। मैं पूछूं बेटा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होती है मेन वर्ब? नहीं बेटा, जो कंपलसरी होती है वो होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। दो वर्ब होती हैं, पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब, बाद में आने वाली मेन वर्ब। पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब, बाद में आने वाली मेन वर्ब। अगर एक ही वर्ब आए तो अपने आप में वो कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब होती है। यानी कि मैंने क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। दो वर्ब आए, पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब, बाद में आने वाली मेन वर्ब। अगर एक ही वर्ब आए तो अपने आप में कौन सी होती है? वो मेन वर्ब होती है। समझ आया या नहीं आया? एक बार इतना लिखो, फिर ये कहानी हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जल्दी देखो भाई एक बार।
चलो अब ध्यान देना, एक एक चीज बारीकी से समझना। क्या बताया बेटा मैंने? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन कौन सी होती है? बोल नहीं रहे यार। कंपलसरी कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती। पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब, बाद में आने वाली मेन वर्ब। सब्जेक्ट क्या क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। पहचाने कैसे? व्हाट या हु से जवाब मिलेगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट। व्हाट या हुम से जवाब मिलेगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। व्हाट से जवाब मिले और वर्ब से पहले लिखा तो क्या होगा? सब्जेक्ट। व्हाट से जवाब मिले लेकिन वर्ब के बाद लिखा हो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पे आओ भाई, अब यहां पे आओ मेरे दोस्तों। नंबर एक, मैंने लिखा रिया इज राइटिंग अ लेटर। एक मैंने लिखा सीमा टॉट हिना आई लव नेहा। लव changes a person. Ria is cleaning the room. Ria is going to the room. Ravi sang a song. Ravi sang beautifully. Rahul ran fast. Seema is a doctor. एक लास्ट मैंने लिख दिया is an English word। लिखो एक बार, जल्दी लिखो ये सारे के सारे, जल्दी लिखो। डन भाई, हो गया मेरे दोस्त। लिख लिया क्या? इज अ डॉक्टर।
और लास्ट है इज एन इंग्लिश वर्ड। रवि sang a song। डन मेरे भाई, चलो आ जाओ, करें कहानी स्टार्ट भाई। अब ध्यान देना भाई, वापस आओ। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन कौन सी होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कंपलसरी कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है यहाँ। जब दो वर्ब आती, पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब, बाद में आने वाली, अगर एक ही वर्ब आएगी तो इसका मतलब अपने आप में वो मेन वर्ब है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब गायब है। सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन। पहचाने कैसे? व्हाट या हु से जवाब मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? व्हाट या हुम से जवाब मिलेगा। पहचाने कैसे? व्हाट या हुम से जवाब मिलेगा। सर व्हाट यहाँ भी, व्हाट यहाँ भी। सर वर्ब से पहले लिखा हो और व्हाट से जवाब मिले तो क्या होगा? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद लिखा और व्हाट से जवाब मिले क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यही कहानी है। अब यहां पे आओ भाई, अब यहां पे आओ। मैंने कहा जैसे लिखा हुआ रिया सैंग, रिया इज राइटिंग अ लेटर। हु इज राइटिंग अ लेटर? हु का जवाब देने वाला वर्ड क्या होगा भाई? कोई दिक्कत है? रिया सैंग व्हाट? रिया सॉरी, रिया इज राइटिंग व्हाट? रिया क्या लिख रही है? व्हाट का जवाब दे और वर्ब के बाद लिखा तो क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट। यही बताया भाई। पहले आने वाली, बाद में आने वाली, यहां तक कोई तकलीफ हो, कोई पीड़ा, बेचैनी, खट्टी डकार आना, इस प्रकार की कोई ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो दवाई वाई लेकर के बैठना क्लास में, ठीक है। हु टोट हिना? हु का जवाब देने वाला वर्ड सब्जेक्ट। सीमा टोट हुम? हुम का जवाब देने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट। एक ही वर्ब आए अपने आप में कौन सी वर्ब होती है? यही बताया है, कुछ और बताया है? यही है भाई। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। हु लव नेहा? हु का जवाब देने वाला वर्ड आई लव हुम। हुम का जवाब देने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? मेन वर्ब। हाँ या ना? व्हाट चेंजेस ए पर्सन? व्हाट का जवाब दे, व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड, व्हाट का जवाब दे वर्ब से पहले लिखा हो तो क्या होगा? सब्जेक्ट। लव चेंजेस हुम? हुम का जवाब देने वाला वर्ड क्या होगा? ऑब्जेक्ट। एक ही वर्ब आए तो अपने आप में कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब। यहां तक बताओ कोई तकलीफ है भाई? अब ध्यान देना भाई। यही लव यहां पे क्या है? मेन वर्ब है। और यही लव यहां पे क्या बन गया? सब्जेक्ट है। यही लव मेन वर्ब है और यही लव यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। यही फंक्शनल ग्रामर का जादू है। यही फंक्शनल ग्रामर का जादू। बेटा ध्यान रखना, सेंटेंस में अगर आपसे कोई पूछे ये क्या होगा, इसका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, इसका क्या होगा, नहीं, सेंटेंस टू सेंटेंस उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम और उसका फंक्शन दोनों बदल जाते हैं। सेंटेंस में उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करते कि कहां पे वो लिखा हुआ है। जैसे प्लेसमेंट चेंज, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम चेंज और उसका फंक्शन चेंज। फॉर एग्जाम्पल हम प्रतीक की बात करते हैं भाई। प्रतीक की, प्रतीक मेरा कौन है? स्टूडेंट। अपने पिताजी का कौन है? सन। मेरा स्टूडेंट है, पिताजी का कौन है? सन है। मम्मी का भी सन है। बहन का कौन है? ब्रदर है, भाई है। हाँ है ना? उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, इसने कहा अगर कोई लड़की पटा रखी है, उसका कौन होगा? ये बॉयफ्रेंड होगा। थोड़े दिन के बाद में उसका कौन हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। और उसके बाद में फिर परिणाम आएगा तो कौन हो जाएगा? उसी का फादर हो जाएगा। हाँ है ना भाई? वही प्रतीक है। मेरा स्टूडेंट है, पिताजी का सन है, बहन का भाई है, और किसी का पति है तो किसी का फादर होगा। इंसान वही है, रिलेशन का नाम चेंज, रिलेशन के नाम के साथ साथ में इसका फंक्शन भी चेंज होगा। मेरे सामने स्टूडेंट वाला बर्ताव करेगा, पिताजी के सामने बेटे वाला बर्ताव करेगा, बहन के सामने भाई वाला, और पत्नी के सामने पति जैसा, और बेटे के सामने पिता जैसा। हाँ है ना भाई? तो लाइकवाइज बेटा, हमने वर्ड को नहीं रटना है। सेंटेंस में वर्ड की प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि उसका क्या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम होगा और क्या उसका फंक्शन होगा। हाँ या ना? समझ आया भाई? यानी कि जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे सेंटेंस में उसकी प्लेसमेंट आगे पीछे हो जाती है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम और फंक्शन दोनों बदल जाते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट।
क्या हो गया? सब्जेक्ट। रिया इज क्लीनिंग व्हाट? व्हाट का जवाब दे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। व्हाट का जवाब दे वर्ब के बाद लिखा हो। हाँ है ना भाई? दो वर्ब आए, पहले आने वाली, बाद में आने वाली, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां पे ये क्या है बेटा? आपका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेन वर्ब। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं पूछे किसका जवाब दे रहा है? रिया इज गोइंग व्हाट या हुम? रिया क्या जा रही है? रिया किसको जा रही है? या रिया कहां जा रही है? पहले उसका जवाब दे। किसका जवाब दे रहा है? ये वेयर का जवाब दे रही है। अब मुझे बता भाई, क्या वेयर का जवाब देने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? व्हाट या हुम का जवाब दे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट या हुम का जवाब दे। लेकिन ये तो सर किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। अगर ये वेयर का जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये सर, ये जो वर्ड है ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो वर्ड है क्या है? ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्या होता है? जो व्हाट या हुम का जवाब दे। हाँ है ना भाई? अब बेटा ध्यान देना, अगर मुझे किसका सर? हाउ का जवाब दे, व्हेन का जवाब दे और वेयर का जवाब दे, इन तीनों का जवाब देने वाला जो वर्ड होता है बेटा, वो वर्ड होता है आपका एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब होता है। समझा? आपको हाउ का जवाब दे, व्हेन का जवाब दे या वेयर का जवाब दे, क्या होगा आपका? एडवर्ब। तो इसका मतलब किसका जवाब दे रहा है? ये वेयर का। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका? एडवर्ब होगा। समझ आया नहीं है बेटा? देखो यही रूम यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यही रूम यहां पे क्या हो गया? और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। और यानी कि ये क्या होगा? एडवर्ब। अब बेटा ध्यान देना, यही फंक्शनल ग्रामर का जादू है। अगर ये यहां पे व्हाट का जवाब दे रहा है था, तो क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी ने किसका जवाब दे दिया? वेयर का। तो इसका मतलब क्या होगा? एडवर्ब। कैसे बदला सर? इस टू की वजह से। इसे ये कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये तो बेटा जब मैं डिटेल में टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा डिटेल में। लेकिन अब तो मैं बस आपको पहचानना बता रहा हूं। आज तक हमें क्या लगता था? आज तक हमें यह लगता था कि वर्ब के बाद में कुछ भी लिखा हो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन नहीं भाई, डिपेंड करता है जवाब क्या किसका देता है। सर वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और वर्ब के बाद मेरा एडवर्ब भी आ सकता है। हाँ है ना? क्लियर है भाई? अब ध्यान देना आगे। हु sang a song? क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? मेन वर्ब। ये क्या है? रवि sang what? वाटी का जवाब दे रहा है और वाट का जवाब देने वाला वर्ड क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? नहीं। हु sang a song? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या होगा आपका? मेन वर्ब। अब मैं पूछूं ये क्या है? ना ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये किसका जवाब दे रहा बेटा? सर आपने भी तो सुना था, मैंने सॉरी बोला था। ये किसका जवाब दे रहा भाई? ये किसका जवाब दे रहा है? रवि sang। कैसे? रवि ने क्या गाया? किसको गाया? या रवि ने कैसे गाया? भाई अच्छे से गाया, सुंदरता से गाया। हाउ का जवाब दे रहा है। और हाउ का जवाब देने वाला वर्ड क्या होता है? इसका मतलब बेटा ये क्या होता है? एडवर्ब। ये बात बताओ, समझ आई नहीं भाई? कि वर्ब के बाद में दो चीजें हमने देखी सर, वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और वर्ब के बाद मेरी एडवर्ब भी आ सकती है। इतनी बात बताओ, ये बात दिमाग में पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? अब आगे ध्यान देना भाई। हु रैन फास्ट? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका? मेन वर्ब होगी। और ये क्या हो गया आपका? राहुल रैन। हाउ? ये भी हाउ का जवाब दे रहा है भाई। और हाउ का जवाब देने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब। कोई दिक्कत है भाई? यहां तक कोई समस्या नहीं? समस्या अब यहां पे होगी। हु इज ए डॉक्टर? सब्जेक्ट। ये क्या है? अगर ये हेल्पिंग हो तो इसकी मेन वर्ब कहां है? मैंने क्या बताया कि सेंटेंस में कंपलसरी कौन सी होती है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। अगर बेटा हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को कंपलसरी मेन वर्ब चाहिएगी नहीं चाहिएगी? अगर नहीं है तो इसका मतलब यही क्या अपने आप में मेन वर्ब है। होते नहीं बेटा बी के रूप? क्या क्या? इज, एम, आर, और क्या भाई? वोज और वर। वेयर नहीं, वर। और क्या होता है बेटा आपका? बीन। समझ आया या नहीं आया भाई? ये आपके बी के अलग अलग रूप होते हैं, यानी कि यही अपने आप में क्या है भाई? आपकी मेन वर्ब है। हाँ ना भाई? तो और ये क्या है? सीमा इज व्हाट का जवाब दे रहा है। सीमा इज व्हाट? व्हाट का भी जवाब दे रहा है और वर्ब के बाद भी लिखा है। व्हाट का जवाब दे और वर्ब के बाद लिखा, क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन बेटा ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये होता आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये नया ड्रामा कह दिया सर। अभी तो आपने बताया कि व्हाट का जवाब दे वर्ब के बाद लिखा हो तो क्या होता आपका? ऑब्जेक्ट होता है। ये व्हाट का भी जवाब दे रहा है और ये वर्ब के बाद भी लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये ऐसा क्यों लिख दिया? ये ऐसा इसलिए लिख दिया, पूरा ध्यान यहां पे। मैंने पूछा ये सीमा और डॉक्टर दो अलग अलग आदमी है, एक ही आदमी है? ये नाम है, ये उसका पेशा है ना भाई? लेकिन मैं पूछूं बेटा
ये लेटर और रिया एक हैं? क्या एक हैं? मैंने पूछा ये हीना और सीमा क्या एक हैं? यानी कि बेटा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन यहां पे तो ये इसी के लिए आया है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हो लेकिन जानकारी किसकी दे, सब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हो लेकिन जानकारी किसकी दे, इसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को तो कंप्लीट कर रहा है। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का कंप्लीट करने वाला क्या, इसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को। हाँ है ना भाई, ये नाम है और ये उसका पैसा है, समझ आया नहीं बेटा? तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब तीन चीजें आ गई मेरे पास वर्ब के बाद में। तीन चीजें क्या, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब के बाद में एडवर्ब भी आ सकता है, और वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। बस तीन ही चीज आती बेटा, वर्ब के बाद में तीन ही चीज आती हैं। या तो क्या आएगा मेरा, ऑब्जेक्ट आएगा, या क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, या क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। समझ आया या नहीं आया बेटा? अब यहां पे और तोते उड़ेंगे तुम्हारे। व्हाट इज एन इंग्लिश वर्ड, इज। व्हाट का जवाब दे, वर्ब से पहले लिखा हो क्या होगा, सब्जेक्ट। हाँ है ना बेटा? और ये क्या अपने आप में मेन वर्ब है, और ये इसी के लिए आया है या नहीं आया है, तो ये क्या होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा कैसे भाई? हाँ तो होम का जवाब देने वाला वर्ड क्या होता है, बस तो फिर आई बात समझ में? अब बेटा ध्यान रखना, ये क्या होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो नाम या प्रोनाउन है या नहीं है? आज तक हमें इसके बारे में क्या पता था, सर इज होती है हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इज क्या होती है, मेन वर्ब होती है। और यहां पे सब्जेक्ट भी बन गया, यानी कि नाउन या प्रोनाउन है। यही फंक्शनल ग्रामर का जादू है। अभी तो मैंने बताया, जैसे सेंटेंस में वर्ड की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम और फंक्शन दोनों बदल जाते हैं। समझ आया नहीं आया भाई? ईमानदारी से बताओ, आज तक देखा था कि इज नाउन भी होता है, इज मेन वर्ब भी होता है? यही फंक्शनल ग्रामर का जादू होता है बेटा। हाँ है ना? ईमानदारी से बताना, बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगेगा कि आज तक इंग्लिश को इस लेवल पे इस तरीके से पढ़ा था। यही एक्सपीरियंस बोलता है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006, यानी कि आप में से बहुत सारे तो हो सकता है कुछ पैदा भी ना हो, तब से मैं यही काम कर रहा हूं। हाँ है ना? ये एक्सपीरियंस बोलता है बेटा। चीजें क्लियर हुई? एनी प्रॉब्लम? एक बार इसको लिखो, फिर और जादू दिखाते हैं। जल्दी देखो एक बार। डन बेटा? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे? चलें क्या? अब ध्यान देना भाई, ये बातें समझ आ गई? तो वर्ब के बाद में क्या क्या आ सकता है, जल्दी बताओ एक बार। सर वर्ब के बाद मेरा ऑब्जेक्ट आता है, पहली बात। और दूसरी कैसे पता चलेगा? और क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। ये तीनों चीजें आती हैं। तीनों चीजों में कैसे पहचान करेंगे, कर लोगे, हो जाएगा। यही फंक्शनल ग्रामर है और कुछ भी नहीं है बेटा। चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होती, बस अपने दिमाग की नसें खोल करके यहां बैठना होता है। हाँ है ना? चलो भाई अब ध्यान देना, वापस यहां पे आओ। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बताओ नाउन क्या होता है? भाव। ये तो हिंदी होगी, ये तो हिंदी होगी। हम हिंदी थोड़ी सीख रहे हैं, हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं। तो बताओ नाउन क्या होता है? आपके टीचर ने बताओगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर से बोलो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन,
प्लेस और थिंग, यही बता है, यही बता है, बिल्कुल सही बता है, लेकिन अधूरा बताया है। अधूरा क्यों बता, पूरा क्यों नहीं बता? क्योंकि उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे थे इतनी ही रिक्वायरमेंट थी तो इतना ही बता दिया। अब हमने क्या बताया है, अब चीजें वही पढ़ेंगे लेकिन और थोड़े से गहराई में जाकर के पढ़ेंगे। जब पास होने के लिए पढ़ते थे तो उतना काफी था, लेकिन अब नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा गहराई में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बेटा अगर नाउन नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग होता, अगर नाउन सब्जेक्ट, अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट है तो नाउन है या नहीं है, क्योंकि नाउन का फंक्शन यही है। तो उसी प्रकार से बता दो कौन से पर्सन, कौन से प्लेस, कौन सी थिंग का नाम है, अगर सब्जेक्ट है तो नाउन है या नहीं है। कौन से पर्सन, कौन से प्लेस, कौन सी थिंग का नाम है, लेकिन अगर सब्जेक्ट है तो नाउन है या नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, नाउन जो है नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग तो होता ही है, देयर इज नो डाउट होता है, लेकिन इसके अलावा इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितने भी वर्ड हैं, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितने भी वर्ड हैं, हर एक वर्ड बेटा अपने आप में नाउन जरूर होता है। तो नाउन क्या हो गया सर, नाउन हो गया अपने आप में एक नेमिंग वर्ड। नाउन क्या हो गया अपने आप में एक नेमिंग वर्ड हो गया। समझ आया या नहीं आया भाई? तो नाउन क्या होगा बेटा अपने आप में एक नेमिंग वर्ड होगा, यानी कि जिस वर्ड का अपना एक नाम होगा वो अपने आप में नाउन जरूर होगा। समझ आया? कोई दिक्कत है? फिर आगे क्या लिखा बेटा, पेनाउन। पेनाउन क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, ये नाउन को रिप्लेसिस करने का काम करता है, यानी कि इट रिप्लेसिस अ नाउन, इट रिप्लेसिस अ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। अब मुझे बताओ भाई, अगर बेटा ये नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन नाउन कर सकता है सारे सेम फंक्शन मेरा पेनाउन भी कर सकता है, क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब ये है जब उसी को रिप्लेस करने के लिए आया है, रिप्लेस करने के लिए आया तो भाई जो ये काम करे तुझे काम करने पड़ेंगे तभी तो रिप्लेस करेगा। तू ये काम कर रहा है तो उसी को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब जो काम वो करा वही काम करना पड़ेगा। काम का मतलब फंक्शन है ना भाई? तो यानी कि भाई जो काम नाउन कर सकता है सेम काम प्रोनाउन कर सकता है, इसलिए जहां नाउन लिखा वहां प्रोनाउन लिखा, जहां नाउन लिखा वहां प्रोनाउन लिखा। समझ आया बेटा? आगे क्या लिखा बेटा, एडजेक्टिव नहीं, ए और जे के बीच में ध्यान रखना बेटा, ए और जे के बीच में जब भी डी आता है उसको साउंड नहीं किया जाता। हाँ, उसको साउंड नहीं किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, ये क्वालिफाई करता है, इट क्वालिफाइज। सर एक क्वालिफाई बताओ जल्दी सेंटेंस में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। बोल नहीं रहे यार बिल्कुल भी, तुम तो ऐसे पता नहीं मैंने कैसे राम कहानी क्या चलती है, बढ़िया चल रही थी, ये पता नहीं क्या नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, यही नौकरी दिलाएगी, वो नहीं। क्या होता भाई, नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन बताओ क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, और ये उसी को क्या करता है, क्वालिफाई करना। इसका मतलब क्या होगा, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि दोनों का फंक्शन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, और ये उसी को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो यानी कि एडजेक्टिव का काम क्या होगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक लड़की आ रही है, हु इज कमिंग, अ गर्ल। मैंने कहा एक मोटी लड़की आ रही है, एक सुंदर लड़की आ रही है, एक इंटेलिजेंट लड़की आ रही है, एक स्मार्ट लड़की आ रही है, एक लंबी लड़की आ रही है, एक नाटी लड़की आ रही है, एक काली लड़की आ रही है, एक बदतमीज लड़की आ रही है, एक संस्कारी लड़की आ रही है। लड़की के बारे में बता रहा है एडजेक्टिव। मैं कल इसके घर पे गया, इसने मुझे चाय पिलाई, क्या पिलाई, इसने मुझे ठंडी चाय पिलाई, इसने मुझे फीकी चाय पिलाई, इसने मुझे गर्म चाय पिलाई, इसने मुझे मीठी चाय पिलाई, इसने मुझे झूठी चाय पिलाई। आई बात समझ में? उसके बारे में बता दे, चाय के बारे में बता दे, क्या होगा बेटा, ये एडजेक्टिव। क्लियर है बात? यानी कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखो बेटा क्या लिखा हो भाई, वर्ब। वर्ब क्या होता है बेटा, वर्ब अपने आप में एक एक्शन वर्ड है बेटा। क्या है कि एक्शन वर्ड है, यानी कि भाई सेंटेंस में कुछ भी एक्टिविटी होती है, कोई भी घटना घटती है, एक्टिविटी के बारे में, कुछ होने के बारे में, वो खेल रहा है, वो नाच रहा है, वो गा रहा है, वो बोल रहा है, वो सुन रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, यानी कुछ भी हो रहा है, ये होने का काम कौन करेगा, वर्ब करेगी। समझ आया भाई? आगे क्या लिखा मेरे दोस्त, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। कौन करेगा बेटा, एडवर्ब। और एक एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को करती है, नहीं बेटा, ये वर्ब को भी करती है। किसको करती है, वर्ब को।
ध्यान रखना, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गए उस सभी को क्वालिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एडवर्ब की। एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को करता है, वर्ब को भी करता है, और इतना ही सर, एक एडवर्ब एक अनदर एडवर्ब को भी कर देती है, एक एडवर्ब अनदर एडवर्ब को भी कर देती है, कंजंक्शन को भी कर देती है, प्रेपोजिशन को भी कर देती है, और कई बार पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने की ताकत कौन रखती है? एडवर्ब रखती है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कौन कर देती है? एडवर्ब। सर सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई करती है? मैं बताता हूं। मैंने कहा गो आउट, टोन मेरी कैसी है? ऊंची है। एक मैंने कहा प्लीज गो आउट, एक मैंने कहा गो आउट, एक मैंने कहा प्लीज गो आउट। एक प्लीज वर्ड ने, प्लीज सबने क्या पूरे के पूरे सेंटेंस की टोन को चेंज करके रख दिया? नहीं रख दिया? बदल दिया? नहीं बदल दिया? क्या हो गया? एडवर्ब है ना। मैंने कहा डू यू टेक टी, आपका जवाब है यस और नो, यस और नो। एक यस ने एक नो ने क्या पूरे के पूरे सेंटेंस की टोन को डिसाइड कर दिया? नहीं कर दिया? एडवर्ब। आगे क्या लिखा हुआ है मेरा? आगे क्या लिखा हुआ है? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग वर्ड। क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड लिंकिंग वर्ड या ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि कनेक्ट करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। कनेक्ट करने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। इसलिए बोलते हैं कि कंजंक्शन वर्क्स एज सीमेंट इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में कंजंक्शन जो सीमेंट की तरह काम करती है। सीमेंट का काम क्या होता है ये बताओ? ईंट को ईंट से जोड़ना, ईंट को ईंट से जोड़ना, दीवार को दीवार से जोड़ना। लाइकवाइज बेटा कंजंक्शन भी क्या काम करती है? वर्ड को वर्ड से जोड़ना और सेंटेंस को सेंटेंस से जो ज्वाइन करने का, लिंक करने का, कनेक्ट करने का काम करती है। कौन करती? मेरी कंजंक्शन। इसलिए मैंने क्या बोला? कंजंक्शन वर्क्स एज सीमेंट इन इंग्लिश। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होगा बेटा? प्रेपोजिशन होता है कि रिलेटिंग वर्ड। क्या हो गया बेटा? रिलेटिंग वर्ड, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो रिलेट करता है। क्या रिलेट करता है सर? पोजीशन, यानी कि इट रिलेट्स पोजीशन ऑफ ए वर्ड विद अनदर वर्ड, यानी कि एक वर्ड की पोजीशन दूसरे वर्ड के साथ ही क्या करता है? रिलेट करता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं? रिलेटिंग वर्ड। सर समझ नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ये बेंच है। अब मैं बोलूं मोबाइल और बेंच, क्या बोलेंगे? ऑन द बेंच बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? और जैसे इसको उठा करके मैंने क्या कर दिया? अंडर द बेंच। अब क्या हो जाएगा? ओवर द बेंच। बराबर में रख दूंगा, क्या हो जाएगा? बिसाइड द बेंच। और जैसे मैंने इसको यहां पे डाल दिया, क्या हो जाएगा? इन द पॉकेट। यानी कि जैसे इसकी पोजीशन चेंज, हमने प्रेपोजिशन चेंज कर दी, क्योंकि इसका काम ही तो यही होता है, रिलेट करना। किसको रिलेट करना? पोजीशन को। जैसे पोजीशन चेंज, प्रेपोजिशन चेंज। हाँ या ना? कोई दिक्कत है भाई? नेक्स्ट लास्ट जो लिखा हुआ है, लास्ट क्या लिखा हुआ बेटा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बेटा? ये होता है आपका सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो आपके अंदर अचानक से उमड़ी हुई फीलिंग को जिस वर्ड के माध्यम से आप एक्सप्रेस करते हो, वो क्या होता है? आपका इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे आराम से बैठे हो, अचानक से आपके पैर पे चूहा जाकर हई मां, आई मां, कूद पड़ोगे? नहीं पड़ोगे? आप फोन पे बात कर रहे हैं, बात करते करते कई बार आपको उंगली आ जाती है, हा हु। इंटरजेक्शन। मैं देख रहा हूं ये लड़की काफी देर से, दीपिका ऐसे कर रही है, छी 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 छी, छी। इंटरजेक्शन। हाँ है ना? बाहर खड़े हैं एक लड़का और एक लड़की, बाइक पे बैठे जा रहे हैं, और आप दोनों, आप बेटे मजे ले रहा है, आप बेटे मजे ले रहा है। इंटरजेक्शन। लेकिन अगर वही कोई बड़ा, हमारा बुजुर्ग, हमारा पिताजी, हमारे दादाजी खड़े हों तो क्या करें? देखो आजकल के बड़का के शर्म नहीं है, शर्म बेच खाई, बिल्कुल बेशरम हो रहे। इंटरजेक्शन। यानी कि वो तो बेटा पर्सन टू पर्सन जैसी उसकी फीलिंग होगी उसी के अनुसार वो वर्ड होगा। है ना भाई? जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और भाई साहब दे चौके दे छक्के, इंडिया वाले क्या करो? बेटे मजा आ गया, और पाकिस्तान को वो ये किसी काम के नहीं, वो उसके बारे में कुछ अलग फीलिंग होगी, वो अलग फीलिंग होगी। यानी कि पर्सन टू पर्सन फीलिंग चेंज होती है। समझ आया या नहीं आया? लिखो एक बार इसको।